एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। गाइज, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वैसे मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम देना चाहते हैं जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सीटेट एग्जाम की। मतलब सीटेट एग्जाम में अगर आप ईवीएस देना चाहते हैं तो मैंने ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने ईवीएस की कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। स्पेशली जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ टीचिंग एग्जाम को माइंड में रखते हुए बना रही हूँ। टीचिंग की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ और ईवीएस भी पढ़ा रही हूँ, और अब मैंने थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हिंदी। तो हिंदी तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसके लिए सारे टॉपिक देखिए सिमिलर ही होंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, कारक, ये जितने भी टॉपिक हैं तो मतलब सभी सिमिलर हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात ना करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी संज्ञा। जैसा कि मैं आपके साथ दो टॉपिक ऑलरेडी हिंदी में डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्णमाला मैंने कंप्लीट चैप्टर कराकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद शब्द विचार का भी चैप्टर कंप्लीट कराकर अपलोड कर दिया है। और आज मैं थर्ड टॉपिक कंटिन्यू करूंगी जिसका नाम है संज्ञा। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस भी चीज़ का नाम होता है उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए आज मैं आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सम प्लस ज्ञा। क्या है शाब्दिक अर्थ इसका, क्या है, सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। मैंने भी आपको क्या बताया कि संज्ञा जिस भी चीज का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा मतलब सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा वह विकारी शब्द है। संज्ञा कौन सा शब्द होता है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आपको समझ में आया, जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, जिसके लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होते हैं उनको कहा जाता है विकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे शब्द हैं, ये विकारी शब्द हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, संज्ञा वह विकारी शब्द है। मैंने भी आपको बोला कि जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। किसका, किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। देखिए संज्ञा शब्द किस, संज्ञा मैंने भी आपको क्या बोला कि जो संज्ञा शब्द है वो विकारी होते हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक के परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, संज्ञा बहुत अच्छे से, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो संज्ञा है तो लिंग, वचन, कारक के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं हिंदी व्याकरण में, संज्ञा के 5 भेद हैं। जो इंपॉर्टेंट, जो मेन है, जो मुख्य हैं वो कितने हैं, 3 है। जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 ही मुख्य प्रकार हैं। लेकिन मैं आपको 5 के बारे में बताती हूँ। जो इसमें चौथा है समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा की पहचान आप कैसे करेंगे, जिसमें भाव प्रकट हो। तो देखिए वह शब्द जिनमें प्रत्यय लगा हो, वह शब्द जिनमें प्रत्यय लगा हो। तो हिंदी व्याकरण के मैंने आपको 5 भेद बताए हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, ये मुख्य प्रकार है। लेकिन इसके बाद 4th पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को मैं आपको पहचानने की एक ट्रिक बताती हूँ कि वह शब्द जिनमें प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय आपको पता है जो शब्द के अंत में लगाया जाता है उसको कहा जाता है प्रत्यय, और इसी तरीके से होता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले ही लगाए जाते हैं, प्रारंभ में लगा दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है उपसर्ग। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। अब मैं आपके साथ एक एक पॉइंट, एक एक भेद डिस्कस करूंगी और पूरी तरीके से आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा जितना ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म क्या बताई कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के खास नाम जो होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी एक का ही भेद हो, जैसे कि बोध हो, जैसे कि किसी, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु का एवं स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। मैंने भी आपको क्या बोला, किसी एक व्यक्ति का नाम हो। जैसे कि मैं आपको कोई भी नाम ले दूं, जैसे कि मैंने बोला रिजवाना, तो ये भी एक व्यक्ति का नाम है ना, एक लड़की का नाम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक इंसान का नाम लेना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी एक वस्तु का, किसी एक स्थान का, तो वो क्या होगा, सीधा प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आप नाम से ही समझ रहे होंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस जिस शब्द से एक ही प्रकार के, आपको
अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, दूसरा भेद बता रही हूँ, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो, किसका, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो, उसे कहते हैं जातिवाचक, मतलब जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मनुष्य, पता नहीं कौन मनुष्य, किसी का हमने प्रॉपर नाम तो नहीं लिया यहाँ पर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जैसे कि मैंने यह नहीं बोला कि राकेश, अगर मैं राकेश एक स्पेशली नाम मेंशन करूँ तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला, मनुष्य। नदी, अब कोई एक नदी का नाम नहीं लिया जैसे कि, तो ये पूरी जाति का बोध करा रही है, पूरी जाति का हमें क्या करा रही है, बोध करा रही है। तो जैसे कि नदी, अब मैंने एक नदी का नाम लिया, अगर मैं एक नदी का नाम लेते जैसे कि मैं बोलते गंगा, तो वो हो जाती है आपकी व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी, अब पता नहीं कौन सी नदी, तो ठीक है, जैसे कि घोड़ा, गाय, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। किसी एक खास, मतलब मैंने क्या बोला कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध करा है, तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि संपूर्ण जाति, जैसे कि मैंने कह दिया मतलब विद्यार्थी, अब कौन सा विद्यार्थी तो नहीं बताना, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि मान लो मैंने एक विद्यार्थी का नाम लिया, जैसे कि मैंने बोल दिया हुदा, तो ठीक है, वो एक एक प्रॉपर लड़के का नाम ले दिया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जातिवाचक मतलब पूरी जाति का बोध कराएंगे। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो भेद है वो मैं डिस्कस करूंगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दिशा तथा कार्य, व्यापार का बोध हो। आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए तो थोड़ा टफ सा आपको लगेगा। जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मैंने क्या बोला, जिसमें भाव स्पष्ट हो रहा हो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा में विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ भाववाचक संज्ञा मैंने क्या बोला, जिससे भाव स्पष्ट हो रहा हो, वह सिंपल सा है बिल्कुल, जिसमें भाव स्पष्ट होगा वो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैं बोलूँ मानवता, ठीक है, तो मानवता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, इसमें हमें भाव दिख रहा है कि मतलब हाँ, जो हमें मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए जैसे जातिवाचक संज्ञा से मैं कुछ भाववाचक संज्ञा आपको बताती हूँ। जैसे कि बूढ़ा संपूर्ण जाति का बोध कराएगा ना, कौन सा बूढ़ा कुछ नहीं पता, हमने बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा कौन से बना दी, बुढ़ापा। इसी तरीके से मैंने मित्र, तो सारी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है मित्र, लेकिन इससे हमने क्या बना दी, भाववाचक संज्ञा मित्रता। इसी तरीके से मनुष्य, मनुष्य से हमने क्या बनाया, मनुष्यता, तो मनुष्यता क्या हो गई हमारी, भाववाचक संज्ञा हो गई। मित्रता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। और बुढ़ापा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो देखिए इसी तरीके से हम विशेषण से कुछ संज्ञाएं बनाते हैं। मतलब मैंने क्या बोला आपको, किसी तरीके से हम विशेषण से भी संज्ञा बनाते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे होते हैं, देखें उपाधियों की भाववाचक संज्ञा होती है। उपाधियां, जो हमारी उपाधियां होती हैं वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा होती हैं। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। विशेषण आपको पता है क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि मैंने बोला आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है, विशेषण है। गर्म क्या है, विशेषण। तो जैसे कि पानी बहुत, जैसे कि मैंने बोला कि पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत गर्म है, तो गर्म क्या है, मैंने पानी की वो बताइए विशेषता, गर्म मतलब पानी है। ये मैंने बोला कि हलवा बहुत मीठा है, तो मीठा क्या है, विशेषण है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हम विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो ठीक है, देखिए गर्म से हमने बनाया गर्मी, मीठा से हमने बना दिया मिठास, कठोर से बनाया कठोरता, और नर्म से बना दिया नर्मता। तो ठीक है, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको अभी तक डिस्कस किया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक, तीनों जो भेद है वो मैंने डिस्कस किया। अब आगे करेंगे कंटिन्यू। चलिए आप आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसी तरीके से देखिए क्रिया, आपको पता है क्रिया जैसे मतलब मान लो जिसके पीछे ना लगा हो ना, वो क्रिया होती है। तो क्रिया जैसे कि चढ़ना, चढ़ना से हमने भाववाचक संज्ञा कौन से बनाई, चढ़ाई। पढ़ना से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई पढ़ाई। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि अपना, अपना से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई अपनापन। निज से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई निज तो। ठीक है, इसी तरीके से हम मतलब संज्ञा से, मतलब इस तरीके से सर्वनाम से, क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका फोर्थ भेद, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसे आप नाम से भली भांति परिचित हो रहे होंगे, समूह मीन्स किसी समूह की बात होगी, कोई दल होगा, कोई संघ होगा, कोई सभा होगी, तो उसको कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। देखिए जैसे कि जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह अथवा बहुलता का बोध हो, जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह अथवा बहुलता मतलब बहुत ज्यादा का बोध हो, तो उसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समझ गए आप, समूह की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला, उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं, उदाहरण में आप ले सकते हैं सभा। तो मतलब सभा मतलब बहुत सारे लोगों की सभा होती है, सभा किसी एक व्यक्ति की तो हो गई नहीं। सभा मीन्स काफी लोगों का ग्रुप।
दल मतलब काफ़ी लोगों का जो झुंड होता है, काफ़ी लोगों की जो संख्या में जो एक दल इकट्ठा होता है उसको कहते हैं दल। तो वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। संघ, गुच्छ मतलब गुच्छे में कोई चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, तो उनको क्या कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। अभी तक मैंने आपको सारा पढ़ाया कि व्यक्तिवाचक किसी स्पेशली एक इंसान का नाम लेना, जैसे कि मैंने बोला मानसिंह, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने बोला लुटेरा, तो लुटेरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा लुटेरा कुछ नहीं पता, अगर किसी एक स्पेशल इंसान का नाम लेकर मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैंने आपसे बोला रवि लुटेरा, तो रवि क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लुटेरा मतलब पूरी जाति, लुटेरा मतलब पूरी जाति का बोध कराएगा। लेकिन अगर स्पेशली एक इंसान का नाम ले तो तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको बताती हूँ समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जैसे कि गिरोह। अब गिरोह मतलब काफी लोगों का समूह, ठीक है। टीम आप समूहवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। सौर मंडल जिसमें कि 8 हमारे क्या हैं, ग्रह हैं, तो उसमें 8, देखिए 8 ग्रहों का जिक्र। अगर मैं प्रॉपर किसी एक ग्रह का नाम लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ बुध, तो बुध क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्रह, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी जाति का बोध कराएंगे, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अब मैंने बोला सौर मंडल, मतलब उसमें 8 ग्रहों का जो समूह है वो सौर मंडल कहलाया, तो मतलब ये सौर मंडल किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि मैंने बोला शुक्र, मैंने बोला पृथ्वी, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि मैं एक एक ग्रह का नाम ले रही हूँ। जब मैं किसी एक की बात करूंगी तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और जब मैंने बोला ग्रह, तो ग्रह क्या हो गया, पूरी जाति का बोध कराया, मतलब ग्रह में 8 ग्रह है हमारे। अब मैंने किसी प्रॉपर एक ग्रह का नाम नहीं लिया तो वो पूरी जाति में आ जाएगा। ग्रह मतलब 8 ग्रह, लेकिन कौन सा ग्रह मैंने उसका डिस्कस नहीं किया, तो हम ग्रह को किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको बोला सौर मंडल, सौर मंडल मतलब 8 ग्रहों का समूह, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, आपको आशा करती हूँ कि यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से। जैसे कि मैंने बोला, सपोज मैंने किसी एक प्लेयर का नाम ले लिया, आप विराट कोहली का नाम ले लो, तो विराट कोहली क्या हो गया, मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने बोला खिलाड़ी, अब खिलाड़ी तो काफ़ी होते हैं टीम में, तो खिलाड़ी किस में आ जाएंगे, जातिवाचक, क्योंकि खिलाड़ी मीन्स कि उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होंगे और वो किसका बोध करा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने बोला खिलाड़ियों की टीम, तो टीम वर्ड क्या हो जाएगा, जो टीम वर्ड है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी एफर्ट्स लगा दिए, पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको देखिए बेसिकली बच्चों ने पढ़ा होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लेकिन मैंने यहाँ आपको थोड़ा बेसिक से एडवांस बताने की कोशिश की है। चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए कि कैसे आप चीज़ों को बांट सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में एंड समूहवाचक संज्ञा में। और आशा करती हूँ कि आपको तीनों ही चीज़ें अब तक बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जैसे कि भाववाचक संज्ञा मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिसमें हमारा भाव प्रकट होगा वो क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि मित्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और अपनापन, अपनापन क्या है, हमारा एक भाव है, तो वो भी भाववाचक संज्ञा का एक पार्ट होगा। चलिए अब देर ना करते हुए मैं आपके साथ आगे पॉइंट की बात करती हूँ। पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट अब हमारा एक बचा जो भेद है संज्ञा का, वो क्या है। अब आखिरी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आप द्रव से समझ गए होंगे, किसी धातु का जिक्र इसमें होने वाला है फाइनली। तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, चलिए अब आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा। ये इसका 5वां भेद है, जिस शब्द से धातु, द्रव तथा, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्यवाचक, द्रव से आप समझ रहे होंगे, जिस शब्द से धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो। मतलब द्रव्यवाच्य में ऐसी वस्तु होगी द्रव्यवाचक संज्ञा में कि ऐसी वस्तु जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, मतलब मेजरमेंट किया जा सके, ठीक है, तो हो जाएगा आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, जैसे कि उदाहरण से आप समझ जाएंगे। दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, तेल, मतलब इट मीन द्रव्य की तरह, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। मटेरियल इन सब चीज़ों में आता है, जैसे कि आप गोल्ड ले सकते हैं, आप सिल्वर ले सकते हैं, आप आयरन लोहा ले सकते हैं, लकड़ी, पानी, तेल, ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। देखिए जितने भी पॉइंट द्रव्यवाचक संज्ञा से रिलेटेड थे, देखिए जितने भी पॉइंट संज्ञा से रिलेटेड थे, जैसे कि आपको मैंने संज्ञा बताया, बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि संज्ञा क्या है। उसके बाद मैंने आपको संज्ञा के सारे भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। वो सारी संज्ञा के भेद जितने भी थे 5 मैंने आपको बताए। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप किसको शामिल कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ आती है, भाववाचक संज्ञा मतलब जैसे कि बच्चे के भाव प्रकट हों, तो जिनमें प्रत्यय लगा हो। एक एडवांस चीज़ मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें आप देख लें कि जिस शब्द के अंत में प्रत्यय लगा होगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। और आपको मैंने समझाने की कोशिश की
समूहवाचक संज्ञा, मतलब जिसमें समूह, पूरे गिरोह, पूरे दल की बात होगी, वो समूहवाचक संज्ञा होगी। और मैंने आपको लास्ट में बताया द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें मतलब मटेरियल चीज़ें होंगी, जैसे कि सोना, चांदी, धातु, लकड़ी, पानी, द्रव से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, तो वो हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ कि संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत बेसिक आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो संज्ञा से आपको कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। देखिए अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, चैप्टर के साथ साथ मैं इनके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाते तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना सीखा। तो मैं आपके साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी अपनी वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उनसे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने आपको किस हद तक समझाया और आपको कितना समझ में आया। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर दें। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव और जहाँ हिंदी पूछी जाएगी उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।